नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी की सेवा में कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आग्रह किया था कि अगर सौभाग्य मिला तो इनका एक संग्रह प्रकाशित कराऊंगा। 18 कहानियाँ पूरी हो गई हैं, जिनमें 4 पुरानी थी, 14 नई हो गई। अब उम्मीद है कि संग्रह आसानी से प्रकाशित हो जाएगा। इसी में एक कहानी, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, थोड़ा सस्पेंस है इसमें, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी कहीं न कहीं यथार्थ से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखें। अगर किसी को लगता है कि यह कहानी उसके नज़दीक की है तो ध्यान रखें, रचनाकार यथार्थ से ही मैटर ग्रहण करता है, लेकिन कल्पना का भी उसमें समावेश करता है। तो आपके लिए कहानी, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। 4 सप्ताह अर्थात 28 दिनों का एक विशेष आयोजन होता था राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए। इसमें उन्हें सेवा संबंधी हर प्रकार की प्राथमिक और आवश्यक जानकारी मुहैया कराई जाती थी। इसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते थे। इसी आयोजन में वे मनोविज्ञान की क्लासें लेने आई थी कलकत्ता से। नाम था स्नेहिल मजुमदार। टीम के बाकी 4 और सदस्य गुजरात से थे। कल उनकी पहली क्लास थी और उसी में वे अपनी अभिव्यक्ति कौशल के कारण सभी संभागियों के दिलो दिमाग में छा गई थी। उनकी अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर पकड़ अच्छी थी, पर हिंदी भाषा में बात कहते समय प्रायः अटक जाती थी। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, लेकिन अपनी चपल चंचल आंखों के माध्यम से वे अपनी बातें कहने में तो नहीं पर समझाने में पूरी तरह सफल हो जाती थी। उनकी आंखों की इसी मनमोहक अदा पर एक संभागी डॉक्टर रमन कुमार विश्वास ने, जो कि पूरी कार्यशाला का समेकित प्रतिवेदन भी तैयार कर रहे थे, अचानक पिछले दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय किसी शायर की 2 पंक्तियां बोल गए थे, जो धीरे धीरे बहुत चर्चित हो गई। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी क्या है। सुनकर जोरदार तालियां बज उठी थी। स्नेहिल मजुमदार को भी बड़ा आनंद आया था और उनकी पूरी टीम भी हंस पड़ी थी। इसके बाद वे और डॉक्टर रमन एक दूसरे के निकट आने लगे। शाम का सत्र पूरा होते होते डॉक्टर रमन से उनकी यह निकटता इतनी बढ़ गई कि संभागियों के मध्य चर्चा का विषय बन गई। दोपहर का भोजन और शाम की चाय उन्होंने साथ साथ ली थी। अकेले में कुछ गुफ्तगू करते भी नजर आए थे। उनकी यह निकटता हर किसी को एक अजीबोगरीब आत्मीयता में परिवर्तित होती हुई महसूस होने लगी। फलतः कई एक को ये खटकने लगी और उन्होंने इसे किसी और ही दृष्टि से देखना एवं परखना, सोचना शुरू कर दिया। स्थिति तब और विषम हो गई जब शाम की क्लासेस बंद होने पर उन्होंने डॉक्टर रमन को अपने पास बुलाकर बिना संकोच पूछा था, तुम छुट्टी के बाद अब क्या करेगा डॉक्टर रमन? कुछ नहीं मैम, थोड़ा आराम, फिर आज के कार्यक्रम पर रिपोर्टिंग। अभी 6 बजा है, क्या तुम 6:30-7 तक मेरे कमरे पर आ सकता है? थोड़ा जरूरी काम है मेरे को, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ पूछा था। उनके कहने का लहजा कुछ ऐसा था कि उसने तुरंत हाँ कर दिया। जी बिल्कुल आ जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, भूल मत जाना, कहकर वह पूरी टीम के साथ कार में बैठकर विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में चली गई थी। इधर डॉक्टर रमन अन्य संभागी साथियों के साथ धीरे धीरे विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। लगभग सभी साथ साथ चल रहे थे, आगे पीछे अगल बगल। कुछ दूर बाद महिला संभागी अपने हॉस्टल के लिए मुड़ गई थी और पुरुष संभागी थोड़ा और आगे आकर अपने हॉस्टल की तरफ। लेकिन रोजाना की मस्ती, चहलकदमी, कह कहे, छेड़छाड़ आज शिथिल हो फुसफुसाहट और कानाफूसी में बदल गए थे और लगभग सभी अपने अंदर विराजमान हैवान की सोच के अनुरूप इन दोनों की निकटता के यथार्थ को संभावनाओं के धरातल पर कल्पना के सागर में डुबकी लगाते हुए अंतिम हश्र तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। किसी ने गलत थोड़े ही कहा है
कि सावन के अंधों को हमेशा हरा हरा ही सूझता है। डॉक्टर रमन भी अच्छी तरह महसूस करने लगे थे कि इनके भीतर कैसे कमीनापन का सागर हिलोरे ले रहा है, पर उन्होंने तत्काल उनकी कुत्सित सोच को अवरुद्ध करने का रंच मात्र भी प्रयास नहीं किया। वे जानते थे कि अभी कुछ भी कहने पर उनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, जबकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके प्रति स्नेहिल मजुमदार जी के आकर्षण और अनुराग का कारण कुछ और ही है, पर पता तो उनको भी नहीं था। फिर भी यह सोचकर कुटिलता से मुस्कुरा पड़ा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वह अपने कमरे में आकर लेट गया था और अनुमान लगाने लगा था कि स्नेहिल मजुमदार जी ने उसे क्यों बुलाया होगा। शायद कोई लेसन डिस्कस करने के लिए, शायद हिंदी के कुछ शब्द समझने के लिए, या ऐसी ही कोई अन्य बात जानने के लिए, क्योंकि लंच और चाय के दौरान उन्होंने उससे न जाने क्या क्या पूछ डाला था, किसी आत्मीय परिजन की तरह। पर उसके बगल के कमरे में बैठी चांडाल चौकड़ी कुछ और ही गुल खिला रही थी। जवान है मैडम, मॉडर्न भी, शायद रमन पर दिल आ ही गया होगा। औरतों की भी तो भोग इच्छा हो सकती है। अपनी इस नीच कल्पना का यथार्थ जानने के लिए उनका प्लान बना कि चोरी छिपे पता लगाया जाए कि आखिर इस आकर्षण और निकटता का माजरा क्या है। 2 रसूखदार गुप्तचर स्वयंसेवक के रूप में तैनात हो गए और गोपनीय योजना बनाकर उसकी क्रियान्वित भी आरंभ हो गई। मैडम जिस गेस्ट हाउस में रुकी थी उसकी बगल में चाय की थड़ी थी। तय हुआ गुप्तचर वहां पहले से ही मौजूद रहेंगे और रमन के आने के 15-20 मिनट बाद संबंधित कक्ष तक किसी न किसी बहाने जाकर सच्चाई को देखने और परखने का प्रयास करेंगे। आत्मश्लाघाजन्य अभिव्यक्ति पर उन्हें इस विधा का विशेषज्ञ मानकर यह गुरुतर दायित्व सौंपा गया था। इधर 6:30 फिर 6:45 भी बज गए। रमन अभी बाहर निकले नहीं थे, क्योंकि बिस्तर पर लेटते ही हल्की सी झपकी आ गई थी। उधर तमाशबीनों की अधीरता उत्कंठा में बदलने लगी। तैनात गुप्तचर भी सिगरेट फूंक फूंक कर परेशान हो गए थे। सच ही तो है, कभी कभी बेसब्री भी गजब की चोचलेबाजी दिखाया करती है। अधीरता भला धैर्य का संबल लेना कब पसंद करती है। अचानक रमन की आंख खुली तो मोबाइल में टाइम देख हड़बड़ा गया। झटपट बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोए और एक सामान्य सा कुर्ता पायजामा पहनकर मैडम के गेस्ट हाउस की तरफ निकल गया, चांडाल चौकड़ी की हरकतों से बिल्कुल अनभिज्ञ सा। मैडम के कमरे के सामने जाकर डोरबेल बजाया तो आवाज आई, बेटे मैं बाथरूम में हूँ, 5 मिनट खड़ी हो, इंतजार कर ले। बेटे शब्द को सुनकर वह गदगद उठा। जी खड़ा हूँ कहकर वह हल्की चहलकदमी करते हुए बरामदे में टहलने लगा कि उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी निगरानी हो रही है। मन खिन्न हो उठा। सच, इंसान की सोच कभी कभी कितनी घिनौनी हो जाती है। खैर, तब तक उन्होंने दरवाजा खोलकर मुस्कुराहट के साथ उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन तभी उनकी नज़र मेन गेट से ताक झांक करते हुए उन दोनों गुप्तचरों पर पड़ गई। तुरंत पहचान गई तो हंसते हुए बोली, उधर क्यों खड़ा हो तुम दोनों, तुम भी भीतर आ जाओ। यह सब देख सुन रमन चौंक उठा था, लेकिन मैडम तो ठहरी मनोविज्ञान की अध्यापिका, बल्कि विशेषज्ञ, शायद तत्काल बहुत कुछ समझ गई थी। उनकी आंखों की चपलता देख रमन जान गया था कि इनकी हरकतों का मतलब वो अच्छी तरह समझ चुकी हैं। इधर वो दोनों झेपते हुए किसी बेशर्म की तरह अंदर आकर डॉक्टर रमन के बगल में बैठ गए थे। फिर वे अंदर दूसरे कमरे में चली गई, कपड़े बदली और वापस आकर रमन से कहने लगी, बेटे तेरे को इसलिए बुलाया था कि आसपास कोई मार्केट हो तो साथ चलकर मुझे कुछ जरूरी सामान दिला दो। अभी चाहिए क्या? उसने पूछा तो वे बोल पड़ी थी, हाँ, रात को मच्छरों ने ठीक से सोना नहीं दिया, साथ ही कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी खरीद लाना है, क्योंकि यहाँ अभी 3 दिन का स्टे और करेगा। रमन कुछ कहता, गुप्तचर उससे पहले ही बोल पड़े थे, हाँ मैम, पास में ही एक मार्केट है, सब कुछ मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ की।
वे बाहर आए तो मैडम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा किराए पर कर लिया और बाजार पहुंच गए। सामान खरीदने के बाद उन्होंने सभी से पूछा, कुछ नाश्ता करेगा तुम लोग? तो सभी ने मना कर दिया, पर उन्होंने रमन से विशेष आग्रह किया, तेरे को नाश्ते में पसंद क्या है? वह मुस्कुराता हुआ बोला, आइसक्रीम। सुनकर वे भी मुस्कुरा पड़ी थी। सबके साथ सामने की दुकान पर आकर बोली, चलो फिर आइसक्रीम ही खा लेते हैं। फ्लेवर उनके पूछने पर उसने कहा था वनीला, लेकिन मेरे को ये फ्लेवर पसंद नहीं। उन्होंने उसे चिढ़ाया सा था तो रमन ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, तो आप अपनी पसंद का खरीद लो, वही खा लेंगे। सच खा लेगा? उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखकर उन्होंने पूछा तो उसने सिर हिलाकर हामी भर दिया। उन्होंने वनीला फ्लेवर के ही आइसक्रीम के 4 कोन खरीदे थे और दोनों गुप्तचरों को एक एक पकड़ाने के बाद रमन के हाथों में बहुत ही प्यार से दिया था। उसका रैपर हटाकर बोली थी, ले तेरा वनीला फ्लेवर ही हम भी खाएगा। वह बच्चों की तरह हंस पड़ा था और वे भी उसके गालों को थपथपाकर। इससे गुप्तचरों को पक्का विश्वास होने लगा कि दाल में कुछ काला तो है। उन दोनों की हर हरकत पर वे आंख गड़ाए हुए थे। आइसक्रीम खत्म कर वे पैदल पैदल उनके गेस्ट हाउस तक आ गए। उनके हाथ से सामानों को पैकेट बरजोरी लेकर के डॉक्टर रमन आए थे। उसे उनके कमरे तक पहुंचाकर चलने को हुए तो मैडम ने उसके साथ उन दोनों को भी भीतर बुलाकर बैठा लिया और सामने बैठते हुए रमन को बुलाकर ठीक अपनी बगल में बैठा लिया, बिल्कुल खुद से चिपकाकर। इस पर गुप्तचर चौंक उठे थे। ये क्या, सरेआम सब कुछ? लेकिन वे आगे कुछ सोचते इसके पहले ही वे गुप्तचरों से बोल पड़ी थी, जानता है तुम लोग मैं इससे क्यों इतना चिपक रहा हूँ? उनके लिए ये प्रश्न अप्रत्याशित था और अकल्पित भी। उन्हें लगने लगा कि मैडम उनका मकसद समझ गई हैं, पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः कह कुछ भी नहीं सके, शांत रहकर बगले झांकने लगे। तभी स्नेहिल मजुमदार आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे को एक ही बेटा दिया है भगवान ने। डॉक्टर रमन मजुमदार अमेरिका में डॉक्टर है और शादी कर वहीं घर बसा लिया है। पिछले 2 साल से मुझसे नहीं मिला है। ये रमन और इसकी सारी की सारी हरकतें बिल्कुल उस जैसी हैं, इसीलिए हम इसके साथ कुछ देर रहना चाहता है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने आंखों के आंसू पोंछे, फिर बड़ी कुटिलता से मुस्कुराकर उन दोनों से पूछ पड़ी, तुम लोग शायद हमारी इस मजबूरी का मतलब कुछ और ही समझ बैठा है, क्योंकि तेरी नजरों में औरत मर्द के मिलने का एक ही मतलब होता है, सेक्स, यानी और कुछ भी नहीं। वो बहन और माँ भी तो हो सकता है, लेकिन उसके भीतर की ममता या वेदना को तुम जैसा लोग कभी समझ ही नहीं सकेगा। बहुत अधीर हो गई थी वे। कुछ देर तक तो गले से आवाज ही नहीं निकली। अंत में एक गहरी निश्वास छोड़कर कहा था, बेटो हम तुम सभी को 25-30 साल की औरत दिख रहा होगा, पर है 55 साल से भी ऊपर का। पर मेरे को खुशी है कि ईश्वर ने मेरे भीतर की माँ को इस रमन के कारण कुछ पल के लिए एक सुकून बख्श दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा ही मेरे पास आ गई है, और इसीलिए सुबह का इसका वो शेर जो इसने बोली मेरे भीतर बैठ गया है। क्या था? उन्होंने डॉक्टर रमन को अपनी बाहों में कसते हुए पूछा था। उसने शर्माते हुए कहा, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी क्या है। सुनकर उन्होंने उसके माथे को चूम लिया था और आंखों में तिराए आंसुओं को पोंछते हुए बोली थी, मेरा बेटा रमन भी मुझे कुछ ऐसा ही छेड़ती रहता है, कुछ न कुछ कहकर। ईश्वर का लाख लाख शुक्र कि उसने मेरे को अचानक एक खुशी दे दी। अभी 3 दिन तक हम इसके साथ और भी मस्ती करेगा, क्यों बेटा? रमन ने भावुक होकर सिर स्वीकृत में सिर झुका दिया था। इधर गुप्तचरों का सिर शर्म और संकोच के कारण बुरी तरह झुक गया था और वे उठकर धीरे धीरे बाहर की तरफ चल पड़े थे। उनका अनुकरण करता उनके पीछे पीछे स्नेहिल मजुमदार का पैर छूकर डॉक्टर रमन भी चलते चलते उन्होंने उसे गले से लगाकर विदा किया था। इधर रमन के भीतर एक और शेर गुंजायमान हो उठा था, मानो स्नेहिल मजुमदार का मातृत्व पुकार पुकार कर उससे कह रहा था, आंख से दूर नहीं दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। पर उसकी आवाज जैसे भीतर ही भीतर गूंज कर शांत हो गई थी। सच
कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मित्रों, आपके लिए एक कहानी और प्रस्तुत की। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी सूचित करें। अगली कहानी तैयार होती है तो आपके सामने फिर प्रस्तुत करूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।